ज्योग्राफी ई क्लासेज के फलते बगीचे में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अगली कड़ी में भूगोल एक परिचय के रूप में मैं देना चाह रहा हूं कि भूगोल का परिचय क्या होना चाहिए। हर विषय का एक परिचय होता है, हर व्यक्ति का एक परिचय होता है, एक स्थान का परिचय होता है और एक समय भी परिचय है। तो क्यों न भूगोल को एक परिचय के रूप में देखा जाए। आज जिस भूगोल के परिवेश को देख रहे हैं वह परिवेश पिछले समय में ऐसा नहीं था, और जो परिवेश अभी बना हुआ है वह परिवेश आगे भी ऐसा ही रहेगा। ऐसी ही स्थिति रहेगी, ये संभव नहीं है। चूंकि उतार चढ़ाव जीवन का लक्ष्य होता है, जीवन का लक्ष्य होता है, विकास का लक्ष्य होता है, जन्म से मृत्यु तक की कहानी होती है। उसी तरह से भूगोल भी कहीं से जन्म लिया है और कहीं जाके समाप्त होगी। वो समाप्त कब होगी, वह दुनिया समाप्ति के बाद ही हो सकता है। तो अभी 3 समय के सूत्रों में इसको बांधा जा सकता है। क्योंकि आज जो भूगोल आप देख रहे हैं, जो एक विस्तृत भूगोल है, वह आज विकसित है ये नहीं कह सकते हम, विकासशील है। यानी ये विकास ही कर रहा है, इसके कई आयाम निकल रहे हैं, कई क्षेत्र में विकास हो रहा है, कई कार्य हो रहे हैं। यानी अभी जो वर्तमान स्वरूप है वह वर्तमान स्वरूप भूत में नहीं था, यानी पास्ट में नहीं था। जो प्रेजेंट में है वह भविष्य में भी नहीं रहेगा, यह स्पष्ट है। क्योंकि जीवन के हर काल में जो भूत आते हैं वर्तमान होते हैं और फिर भविष्य होता है। भविष्य जिस तरह से अभी हम लोग भूत के वर्तमान बनकर के वर्तमान में हैं, उसी तरह से वर्तमान भी आगे जाकर के भविष्य में वर्तमान हो जाएगा। इसलिए कभी कभी भविष्य को वर्तमान भी कहा जाता है। और भविष्य जो है वह भूत पर आधारित होता है, क्योंकि भूत जो है वह वर्तमान को आधार प्रस्तुत करता है, विकास करने में सहायक होता है। तो इसी तरह भूगोल के एक परिचय के रूप में हम लोगों ने तीनों काल को देखा है, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये पास्ट में और ये वर्तमान में या भविष्य में जो भूगोल है और होगा और जो था, उसके ऊपर कुछ हम लोग विचार कर लेते हैं पहले। चूंकि ये भूत में पास्ट के समय ज्योग्राफी जितने भी आज एक विषय और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या कई ब्रांचेज, कई परिभाषाओं, कई विद्वानों आदि के द्वारा जो वर्तमान स्वरूप मिला है, वह स्वरूप पास्ट में नहीं था। पास्ट में क्यों नहीं था? तो भूत, वर्तमान और भविष्य का लेखा जोखा मानव का ज्ञान करता है, और मानव के ज्ञान जीवन के शुरुआत से ही होता है। इसलिए पूर्व में यानी भूतकाल में, एंशिएंट पीरियड में, अति प्राचीन काल में, जब से जीवन आरंभ हुआ मानव का, यानी आप यूं ही कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पुरानी कहानी कही जाती है कि पृथ्वी जो भी वास्तविक स्वरूप है वह उस रूप में कहां से चली, तो 4.5 अरब वर्ष पहले चली। तो 4.5 अरब वर्ष पहले चली, और मनुष्य का जीवन और ज्ञान का अनुभव 5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। भूत के समय में लोग यह नहीं समझ पाए, चूंकि जब से जीवन प्रारंभ हुआ मानव का,
उस समय भूगोल के रूप में ये विषय नहीं विकसित हुआ था, क्योंकि उस समय हम लोगों की, आप लोगों की, हमारे पूर्वजों की जो जीवन कथा है वह ज्ञान से अधूरा था, और ज्ञान के आधारित जब हुए हैं तब आया है भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द आया है। यानी पहले भूत में भूगोल सिर्फ दो चीजों के लिए आता था। किसके लिए? तो एक स्थान के लिए, प्लेस के लिए, और दूसरा समय के लिए। और किसी का जीवन काल संभवतः इसी दोनों के बीच होता है। कोई स्थान से शुरू होता है, कोई समय से शुरू होता है, किसी स्थान पर उसका अंत होता है और किसी समय पर जाकर उसका अंत होता है। उसी तरह से भूगोल का जो प्रारंभिक दौर है ये बीच का है। चूंकि मानव जब अपना जीवन प्रारंभ किया उस समय ये अपने आप को ये भी नहीं समझ रहा था कि मेरा दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, ये आंख है, ये हाथ है, ये समझ नहीं रहा था। तो उस समय ऐसा नहीं है कि वह प्रकृति से संबंध नहीं रखता था, क्योंकि उसका पेट जो चलता था उसी प्रकृति से, चाहे वह कच्चे मांस से हो, फल से हो, फूल से हो, पत्ते से हो, चाहे वह जब से आप वस्त्र पहनना आरंभ किया या वस्त्र के रूप में जो पेड़ के छाल, पशु के छाल आदि जो व्यवहार करने लगा, इसका मतलब उस समय से उसका ज्ञान शुरू हुआ। तो शुरू का जो ज्योग्राफी था वह सिर्फ स्थान और समय के लिए था। इसके बाद अभी हम बोल चुके हैं, भूत में हम सामान्य से चले थे, जीरो से चले थे, और अभी हम विकासशील अवस्था में हैं। विकासशील है, विकसित नहीं है अभी हमारे भूगोल का पूरा विकास हो नहीं गया है, अभी इसके विकास क्रम जारी ही है। इसलिए अभी हम थोड़ा सा, इससे पहले भूत और भविष्य की ज्यादा चर्चा करने से पहले थोड़ा सा वर्तमान की बात हम कर लेते हैं। चूंकि वर्तमान जो है यह भूत से आया है और ये भविष्य की ओर जाएगा, तो पहले वर्तमान की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द का ये पहला, ये जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी हम लोग कहते हैं, ये ज्योग्राफी है यूनानी भाषा। यूनानी भाषा है जो ज्योग्राफिका से लिया गया है। ज्योग्राफिका जो हिंदी में भूगोल बना, अंग्रेजी में ज्योग्राफी बना। अब भूगोल को पहले हम समझ लें। भूगोल, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो भू मीन्स हुआ पृथ्वी, और गोल मीन्स गोलाकार आकृति। अर्थात हिंदी के भूगोल शब्द से पृथ्वी का अध्ययन आता है। अब अंग्रेजी के शब्द पर हम जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द क्या है? अंग्रेजी दो शब्द है, जियोग्राफी। जियो का मीन्स हुआ अर्थ, और ग्राफी क्या है? ये वर्ब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, टू डिस्क्राइब कह सकते हैं, यानी वर्णन करना। इस शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफिका से हुआ, और ज्योग्राफिका क्या है? यूनानी शब्द है। तो इससे पहले समय स्थान के संबंध में हम लोग जानते थे, लेकिन भूगोल के जनक कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज, क्योंकि इन्होंने ही शुरू में पृथ्वी, विश्व का मानचित्र, पृथ्वी के जल थल का
अध्ययन आदि करने का प्रयास किया था, इसीलिए ये जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और यूनानी ही, ग्रीक के ही एक स्ट्रैबो विद्वान थे जिन्होंने प्रथम रूप में परिभाषा दिया था भूगोल का, क्योंकि हर विषय के क्षेत्र में कोई न कोई परिभाषा होता है। परिभाषा के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले ये देख लिए कि वर्तमान में ये दो शब्द है, जियो और ग्राफिया, जो अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी टू डिस्क्राइब वर्णन करना। अब वर्णन में बहुत से आयाम है, बहुत से फैक्टर है, जिसकी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह से यूनानी जो है जियोग्राफिया है। यहाँ से दो भाग हम कर दें, जियो और ग्राफिका, यानी ये भी वर्ब ही है यूनानी भाषा में, और जियो का मीन्स यहाँ अर्थ हुआ, ठीक है, यानी पृथ्वी हुआ। तो इस तरह से इस शब्द का हम विश्लेषण किए। अब किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए उससे पहले के कुछ तथ्यों को जानना आवश्यक होता है। आप देख चुके हैं कि स्थान और समय था। पहले लोग, जैसा कि हम लोग भी सामान्य ज्ञान के रूप में देखते हैं कि लोग पहले किसी स्थान को निर्देशित करने के लिए ज्योग्राफी माना जाता था कि ये ज्योग्राफी का विषय है, और वह स्थान किस समय हुआ उसके लिए ज्योग्राफी माना जाता था, भूगोल है। और दोनों के बीच जो काम होता था वही हिस्ट्री बनता था, यानी मूल रूप से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए ये ज्योग्राफी का यूज होता था। लेकिन परंतु इरोटोस्थनीज महोदय ने ज्योग्राफी शब्द का उच्चारण किया, भूगोल शब्द का नामांकन किया, जिसके चलते इनको जनक कहा जाता था, और स्ट्रैबो उसकी परिभाषा दिए थे। इसीलिए अब थोड़ी सी कि आप लोग यह जानते हैं कि जब मानव का ज्ञान शुरू हुआ तब इस रूप में परिभाषित नहीं हो रहा था। उस समय में जो परिभाषा बने, भूगोल को एक स्थान दिलाने के लिए, भूगोल की पहचान बनाने के लिए, उसमें कई विशेषताओं में से कुछ विद्वान आगे, कुछ विद्वान पीछे, कुछ 2 विशेषता, कोई 5 विशेषता, कोई 6 विशेषताओं को मिला करके बनाते थे। आप ऐसा भी समझिए कि सबसे पहले कवि की पहचान इसमें प्रवेश किया। कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपने दोहा के माध्यम से, अपने एक आंशिक शब्द से भूगोल को प्रदर्शित कर रहा था। जो कभी सूर्य को बताता था, कोई नदी को बताता था, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई दिशा को, कोई उसके पृथ्वी के बाग बगीचा को, बागान को, पेड़ पौधों को, जीव जंतु को, मनुष्य को, ये सारे चीजों को एक साथ परिभाषा में समावेश करने का प्रयास सब नहीं कर सकते हैं, कोई कर भी नहीं सकता है। तो परिभाषा जो भी बने थे वह खास खास विशेषता जो उनके नज़र में, जो विद्वान थे उनके नज़र में जो आया, उसके आधार पर बना। जैसा कि अभी आप देखिए, अभी हम वर्तमान समय में ज्योग्राफी और भूगोल का संधि विच्छेद किए हैं, उसकी विशेषता पर अभी हम ध्यान दिए भी नहीं हैं। अभी मूल रूप से देखिए कि हम 3 परिभाषा आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और तीनों परिभाषा में कुछ चीज इनका उससे, उनका उससे मिलता भी है, कुछ ऐसा है जो इनमें नहीं है, इनमें है, जो इनमें है वो इनमें नहीं है। अर्थात सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को, सभी विशेषताओं को, पृथ्वी के सारे आयाम को एक परिभाषा में समायोजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप देखिए, फ्रीमैन और रॉब ने परिभाषा दिया था कि पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाले लक्षणों, लक्षण क्या? पानी, स्थल, वन,
पर्वत, पठार, मैदान आदि, एवं तथ्यों, कृषि, उद्योग, मानव का जीवन, मानव का उद्योग, मानव का बसाव आदि आदि का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। मतलब सामान्य रूप से उसको भूगोल कहते हैं। ये फ्रीमैन एवं रॉब ने मिली जुली बात कही थी। आप देखिए इसमें क्या क्या है। पृथ्वी का वर्णन किया है, यहाँ दिखने वाले लक्षणों को किया है। तो आप लक्षण अंदाज कर लीजिए कि अगर कितना भी लक्षण आप गिनाएंगे तो कुछ न कुछ कम हो जाएगा। तथ्यों, जो उसका फैक्ट है, फैक्ट में भी अंतर आएगा। इस तरह से जो वर्णन करता है वह भूगोल कहलाता है। ये फ्रीमैन का है। अब दूसरा आइए, दूसरी परिभाषा है एस्ट्रैबो का। एस्ट्रैबो को वैसे पहली परिभाषा मानी जाती है भूगोल जगत में, लेकिन आप यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों, चाहे वह स्थल पर जो भी बसता हो जीव, जीव मतलब मनुष्य ही नहीं, जीव मतलब सारे वनस्पति, मछली, पशु, पक्षी जो भी हैं, जीवों के बारे में ज्ञान बताने वाला, बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों, ये भी लाया है, विभिन्न कर दिया, विभिन्न लक्षणों जिसका अंत ही नहीं है, लक्षणों वाली पृथ्वी, पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यानी ये भी हर तरह से घुमा फिराकर पृथ्वी के लक्षण और पृथ्वी के क्रियाकलाप या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का वर्णन किया है। तो ये भी आधार माना पृथ्वी, ये फ्रीमैन भी माने पृथ्वी। अब एक नई परिभाषा लेते हैं, ये पुरानी परिभाषा है, नई परिभाषा, इससे भी नई नई परिभाषाएं, जितने विद्वान हैं, जितने भूगोलविद हैं, जितने शास्त्री हैं, वे सारे अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए। इमैनुअल कांट एक परिचित नाम है। इनका जीवन काल था 1724 से 1808 तक। ये ईसा पश्चात है। ईसा के पहले भी थे, ईसा के बाद भी विद्वान सब हुए हैं। तो ईसा के पश्चात जो है 1724 और 1808 के बीच में, जो ये 19वीं शताब्दी के शुरू में ही था, 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं बीती, 21वीं बीती, इस तरह से कई परिभाषे आते गए। तो इसमें उन्होंने कहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल, भूतल मतलब किसका, भू मतलब पृथ्वी और तल माने उसका सतह, यानी पृथ्वी का सतह, पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह, भले ही ऊपरी क्या है, भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के विभिन्न भागों, भागों मतलब लक्षण, भागों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं, अब यहाँ लक्षणों को विभिन्नता में वो परिणत कर दिए। यानी यहाँ जल है तो वहाँ वनस्पति है, यहाँ मछली है तो वहाँ सिंह है, वहाँ मानव है, यानी विभिन्नता। यहाँ पर्वत है तो वहाँ पठार है, वहाँ मैदान है। ठीक है, कि पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। मतलब भूतल को ही आधार माना, यानी पृथ्वी को आधार माना। व्याख्या इसके आगे वो बताते हैं, इसमें सभी घटनाओं, अब पृथ्वी पर जितनी भी घटना घटती है के मध्य जटिल एवं क्रियाशील, जटिल जिसको बताना मुश्किल है, जिसको सुलझाना मुश्किल है, वैसी वैसी तथ्यों एवं क्रियाशील संबंध जो अभी कार्यरत है, कार्य होने वाला है, कार्य हुआ है, ये तीनों कालों को, अथवा अंतर संबंध, एक से दूसरे का संबंध, जैसे पर्वत का पठार से, पठार का जल से, जल का स्थल से, स्थल का मानव से, मानव का जीव से, आदि आदि अंतर संबंध की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मतलब उस पर विशेष बात रखते हैं। इसके बाद वे डॉट डॉट कर दिए, डॉट डॉट मतलब अनंत कर दिए कि और भी बहुत बात हम लिख सकते हैं जो हम नहीं बताए, लेकिन वो संक्षेप में अब फिर आगे ले जाते हैं, क्योंकि क्रिया, एक्टिविटी जो है, क्रियाशील
क्रियाशील संबंध भी महान एकता या पार्थवी एकता का ही अंग है। मतलब ये सभी किसका अंग है? सब है पृथ्वी का। यानी मिला जुला के आप देखिए, इस तरह से जितने भी परिभाषाएं होंगे उस सारी परिभाषाओं में पृथ्वी मुख्य बिंदु बनता है। पृथ्वी मुख्य बिंदु बनता है और जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर ये सारी तथ्यों को हम लिखते हैं, पर्वत पठार मैदान कभी नहीं कहता है कि मैं पर्वत हूँ, मैं पठार हूँ, मैं मैदान हूँ। जंगल, सागर, महासागर, ऊंचे भाग, नीचे भाग, ये कोई नहीं कहता है। वो कौन कहता है? ज्ञान कहता है। वो ज्ञान किसका है? मानव का ज्ञान है। यानी मुख्य रूप से इसमें देखिए दो ही तथ्य है। दो तथ्य क्या है? एक है पृथ्वी, हर तरह से सेंटर में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण है। वातावरण क्या है? हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर या कोई भी ग्रामर जो है उसमें एक चैप्टर होता है संज्ञा। एक चैप्टर होता है संज्ञा, मतलब जहां भी आपका नजर जाए उसका कोई न कोई नाम है, यानी वह कोई न कोई संज्ञा है। तो कोई न कोई संज्ञा है। इसी तरह से पृथ्वी पर किसी भी चीज पर आप नजर डालेंगे, इस पृथ्वी पर किसी भी चीज पर नजर डालेंगे, वह हो पहाड़ हो, ये पठार हो, इसमें ग्रेनाइट हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, जो भी हो, ये सारे चीज किसी न किसी रूप से कोई न कोई नाम से संबोधित है, यानी यह संज्ञा है। तो संज्ञा का व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता है। उसी संज्ञा का एक मिलीजुली सामूहिक रूप है पृथ्वी। पृथ्वी कह देने से बहुत तथ्यों की जानकारी होती है। रुकिए, भूगोल की परिभाषा कई क्षेत्रों से आया, कई विद्वानों से आया, वैज्ञानिकों से आया, दर्शन शास्त्रियों से आया, राजनेताओं से आया, लेखकों से आया, कवियों से आया। तो ये हर आदमी, हर व्यक्ति, हर ये इंसान जो है वो अपने अपने ढंगों से भूगोल को परिभाषित किया है। सबकी अलग अलग परिभाषा है। सब एक दूसरे से पॉइंट को एक दूसरे में समाहित किया है या अपने आप को नया चीज डाला है, लेकिन वह सभी मिला जुला करके जब इनकी परिभाषाओं को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक ही चीज को कोई इस रूप में कहते हैं, कोई उस रूप में कहते हैं। जैसे आप दो चार चीज को देख लीजिए। यूनानी में होमर है, वो कविता के द्वारा किए। ये थेल्स है, ये दार्शनिक हैं जो फिलोसफर हैं। ये मैकेंडर हैं जो वैज्ञानिक हैं। इसके बाद हिकेटियस है, हेरोडेटस है, ये आदि आदि है। ये लाइब्रेरियन है। अब रोम में देखिए, ये इतिहास वेता हैं। टॉलमी जो है सो लेखक हैं। अरब के देशों में जो है वह जो भूगोल की परिभाषा आई 8वीं से 13वीं शताब्दी, माने ये ईसा के पश्चात तक। जैसे हकल है, वह यात्री था जिन्होंने पिक्चर वगैरह लेकर के, परफॉर्मा बना करके, मानचित्र बना करके, अलसूदी लेखक हैं जो एक स्टोरी के रूप में लिखे। ये कार्ल रीटर है, जो कार्ल रीटर आपको जर्मन का है। ये कार्ल रीटर शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे। इसके बाद वॉन हम्बोल्ट थे, वैज्ञानिक भी थे और भूगोल के संस्थापक भी थे। ये भूगोल को एक रूप देने का कोशिश किया ये संस्थापक जी। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये असम पेशच जो है वह प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। तो ये भी भूगोल को परिभाषित करने का कोशिश किया है। इसी तरह से फ्रांस में ब्लास जो है वह पॉजिटिविज्म को, संभववाद को, जीन ब्रून्स जो है, मार्टन जो है मानव भूगोल को, संभववाद को। ब्रिटेन में मैकिंडर है, ये भूगोल वेता है। एलडी स्टाम्प जो है बिहेवियर ज्योग्राफी को चर्चा किया। इसी तरह से अमेरिका में थॉमस जो है वह राजनेता थे और डेविस जो थे भू आकृति वैज्ञानिक थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। रूस में ये जो है मिखाइल बी
लोमोसो ये प्रोफेसर थे। प्रोफेसर NN ब्रास्टिया जो है ये भी एक सांबरवादी क्रांतिकारी थे, जो इस तरह से नाम। भारत के भी कुछ प्रसिद्ध आए, जैसे प्रोफेसर RP मिश्रा, जिन्होंने गांधीवादी विचार को देखते हुए भूगोल वेता बने। तो इस तरह से जितने भी नाम हैं, इसके अतिरिक्त भी कई नाम हैं। आप भी परिभाषा दे सकते हैं, दूसरे कोई भी परिभाषा दे सकता है, लेकिन कोई भी परिभाषित करेगा तो वह पृथ्वी से ही संबंधित रहेगा। इसीलिए इस परिभाषा को अनंत माना जाए। और इस चीज को मैं अगली लेक्चर में स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा कि परिभाषा कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है और किस तरह से आधार को रखा जाता है। तो इस तरह से अब अगली चीज जो होगा वो होगा बेस ऑफ डिफिनीशन। अगली कड़ी में हम इसको रखेंगे बेस ऑफ डिफिनेशन, यानी परिभाषा के आधार। परिभाषा के आधार क्या क्या हो सकता है, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अन्य विषयों से संबंध भी स्थापित करेंगे, इनके ब्रांच दिखाएंगे, इसके फ्यूचर स्कोप दिखाएंगे, इसके वर्तमान रहस्य दिखाएंगे, इसके भूत से परिलक्षित होकर जो वर्तमान में घटना आई उस पर देखेंगे। इस तरह से अगली चीज को देखते हुए हम रहेंगे बेस ऑफ डिफिनीशन, परिभाषा के आधार पर, जो कमिंग सून जल्दी रहेगा, आने वाला वो जल्दी मैं इसको दे दूंगा।